तो दोस्तों देखते देखते साल भी बीत गया और नया साल आ गया। तो सोचो कि हम अगर ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे होंगे, ट्रेंड के साथ नहीं आगे बढ़ रहे होंगे लाइफ में, तो क्या हम इस तेजी से बदलती दुनिया में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? क्या हम इस तेजी से बदलते हुए दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे? तो आइए सीखते हैं कुछ ऐसे स्किल्स जो इस साल में और आने वाले कई सालों में हमें ग्रो करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी में हेल्प करेंगे हमारी। तो वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगी और हमें सपोर्ट करेंगी? तो उन स्किल्स को 5 कैटेगरी में रख के हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। पहले हम समझेंगे डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस को हम 2 भागों में समझेंगे। पहले हम समझेंगे डेटा एनालिसिस क्या होती है। डेटा एनालिसिस को 2 भागों में समझेंगे। पहले डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, दूसरा डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तीसरा हम समझेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे ये हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में मददगार साबित हो रही है आज के समय में। तीसरा हम समझेंगे सेल्स मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं अपने लाइफ में, और डिजिटल मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है और डिजिटल मार्केटिंग का क्या प्रभाव है, क्या यूज है हमारे लाइफ में, और आने वाले समय में इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। तीसरे सेगमेंट में हम ये समझेंगे। और चौथे सेगमेंट में हम समझेंगे एआई प्लस एआई ऑटोमेशन क्या है। क्योंकि सबको पता है, आपको भी ये बात पता होगा कि एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है धीरे धीरे, और एआई की स्किल्स, एआई के क्वालिटीज और एआई के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उसको सीखना बहुत जरूरी है आगे लाइफ में सस्टेन करने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो चौथे सेगमेंट में हम सीखेंगे एआई प्लस एआई ऑटोमेशन क्या होता है। और 5वें सेगमेंट में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्किल्स क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल स्किल जिसको आ गया, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे इवन वो फार्मर हो, या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वर्क करता हो, उसके लिए फाइनेंशियल स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्किल्स जरूर सीखें, जरूर इम्प्लीमेंट करें। अगर नहीं आएगा ये स्किल्स अच्छे से, तो बस पैसा कितना भी कमाते जाइएगा लाइफ में, अगर उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको ग्रो होने में, लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या होती है, और डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, डेटा को कलेक्ट करना, गूगल से, डेटाबेस से, वेबसाइट से, सर्वे से, सर्वर से, कहीं से भी वो डेटा को कलेक्ट करता है। फिर उसमें डेटा में देखता है कि कहाँ कहाँ में कमियां हैं, कहाँ पे डुप्लीकेट वर्ड्स आ गए हैं, कहाँ पे उसको रिमूव करना है, कहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड करनी है। कुछ उसमें अगर गलत है, डुप्लीकेट वर्ड्स आ गए हैं, तो उसको क्लीन करना, उसको रिमूव करना। फिर जो वर्ड्स उसमें रिक्वायर्ड हैं, जो डाटा में रिक्वायरमेंट है, उसको ऐड करना। जब डाटा सही हो गया, डाटा क्लीन हो गया, पूरी तरह से एनालिसिस कर दिया, तो फिर वही डाटा आईटी में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, मार्केटिंग कंपनियों में, ई कॉमर्स कंपनियों में, और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं आज के डेट में आप देखेंगे सब डेटाबेस ड्रिवन है, सब डेटा पे काम कर रही हैं। उनके साथ शेयर करना यही डेटा एनालिस्ट का और डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। जो डाटा इकट्ठा हुआ उसको नीट एंड क्लीन करके वो डेटा शेयर करना इन कंपनियों में। इन कंपनियों में जैसे ही वो डेटा मिलता है, उसी के हिसाब से वो प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। यही पर आपका स्किल्स काम आता है। अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं और ये डाटा गैदर करके, क्लीन करके अगर इन कंपनियों को आप शेयर करते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है, अगर इन कंपनियों को शेयर करते हैं तो यही कंपनियां उसी डाटा के बेस पे प्रोजेक्शंस तैयार करती हैं और अपनी सेल इंक्रीज करती हैं, अपनी मार्केटिंग इंक्रीज करती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाती हैं। अब इसको कौन कौन सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं,
तो अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा आसानी होता है, इसमें नंबर्स का और कैलकुलेशंस का काम है, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा, आसानी से सीख पाएंगे इसे। लेकिन वहीं पे अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है या आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो उसके लिए आपको फिर कुछ आपके सॉफ्टवेयर और कुछ स्किल्स और ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि पाइथन, पावर पॉइंट, एक्सेल उसमें ऐड करना पड़ेगा, आपको टैबलू ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, उसको सीखनी पड़ेगी। और ये सीखना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी कहीं भी सीख सकते हैं, कोई भी कोर्स से सीख सकते हैं, आसानी से सीखा जा सकता है। 2 महीने 3 महीने में पूरा एकदम से आप प्रो लेवल हो जाएंगे इस काम में। तो ये स्किल आपको डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंटिस्ट का बहुत जरूरी है सीखना। आजकल जो भी काम हो रहा है सब डेटाबेस पे काम हो रहा है, जितनी भी कंपनियां सेल्स मार्केटिंग कर रही हैं सब डेटाबेस कर रही हैं। तो ये स्किल सबको सीखना जरूरी है, और इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि कैसे सीखना है ये सारी चीजें। और आगे भी इस पे भी वीडियोज आएंगे, उसको भी आप देखते रहिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है। दूसरा हमारा जो स्किल है हमें सीखना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वो करता है। आइए हम उस पर बात करते हैं, उसको सीखते हैं। ये स्किल अपने आप में एक कॉम्पैक्ट स्किल्स है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इस स्किल के थ्रू आप सीखते हैं एड्स चलाना, एड्स कैसे रन होते हैं डिजिटल चीजों पे, उसको आप अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और मेटा एड्स को रन करना। ये सारी चीजें हम इस सेगमेंट में सीखते हैं जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हमें सीखना है? पहला उद्देश्य, इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लीड जनरेट करना है। सेल्स करने के लिए, प्रोडक्टिविटी लाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर ढूंढना है। कस्टमर कैसे ढूंढेंगे? जब आप एड्स रन कराएंगे, एड्स रन कराएंगे उसके माध्यम से आप लीड जनरेट करेंगे। लीड जनरेट करने के बाद में फिर आपको सेल्स कन्वर्ट करना है। जब आप लीड जनरेट करके देते हैं तभी सेल्स कन्वर्ट होती है। तो दूसरा आया, पहले लीड जनरेट कर लिया, फिर सेल्स कन्वर्ट किया, सेल्स कन्वर्ट कर लिया तो आपका बिजनेस डन हो गया। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक आना चाहिए, तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। आपको एड्स के साथ ट्रैफिक जनरेट करनी है ताकि लीड्स जनरेट हो पाए। जब लोग आएंगे तभी तो लीड जनरेट होंगी, तभी तो सेल्स कन्वर्ट होगा, तभी तो बिजनेस होगा। तो ये मेन उद्देश्य है इसका। और इसी के साथ जब आप ये सारे काम कर लेते हैं, लीड जनरेट कर लिया, सेल्स कन्वर्जन कर लिया, ट्रैफिक ले आए, तो फिर वो ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है। उसी के साथ आप ब्रांड का अवेयरनेस फैलाते हैं, उसकी प्रचार करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो मेन उद्देश्य परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ये चीजें आपको सीखनी है और समझनी है आज के दौर में। और जैसे ही आप ये चीजें सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए ये आज की डेट के सबसे डिमांडिंग पर्सन हो गए, सबसे डिमांडिंग आदमी हो गए, क्योंकि आपको ऐड चलाना आ गया, ऐड जनरेट करने आ गए। गूगल पे ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब पे चला सकते हैं, इंस्टा पे चला सकते हैं, मेटा एड्स चला सकते हैं, फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, इवन लिंक्डइन पे ऑनलाइन आजकल सब लोग ऐड चला रहे हैं, जो लोग इसमें स्किल्ड हो गए, स्किल्स सीख चुके हैं। ट्विटर पे भी ऐड चला सकते हैं। इस तरह से आप जब ऐड रन करना सीख जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस बेस, आपको कमीशन मिलने लगेगी, आपको एक मोटी कमाई होने लगेगी, क्योंकि ये आज के टाइम का डिमांड है और आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रचार के माध्यम चेंज हो रहे हैं। पहले होता था प्रचार की फिल्मों में सुपरस्टार्स लोग करते थे, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। आज के डेट में ये पूरी दुनिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके थ्रू ही प्रचार हो रहा है। कहीं भी आप देखिए सब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रचार हो रहा है। तो आपको गूगल ऐड चलाना आना चाहिए, आपको यूट्यूब पे ऐड चलाना आना चाहिए, आपको मेटा एआई पे ऐड चलाना आना चाहिए, हर वेबसाइट पे ऐड चलाना है। तो ये परफॉर्मेंस की मार्केटिंग, ये परफॉर्मेंस की स्किल्स अगर आप सीख लेते हैं तो आप सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो जाएंगे। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर अपना काम कर रहे हैं तो अच्छा खासा पैसा इससे आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए। इसके साथ ही आप ये काम शुरू कर सकते हैं। बस ये स्किल्स सीखिए, ये बेसिक चीजें खरीद लीजिए और ये स्किल्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में टियर 2,
टियर 3 सिटीज में आज भी जो लोग बिजनेस करते हैं उनको रील्स बनाना, उनको कंटेंट बनाना, उनको बिजनेस प्रमोट करना, उसको ऐड चलाना नहीं आता है। और आता भी है तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस पे टाइम लगाएंगे, इस पे काम करेंगे। उनको अपने कोर बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे बढ़ाना है, उस पे उनका फोकस होता है। ये सप्लीमेंट्री वर्क है, वो आउटसोर्स कराते हैं। तो अगर आपने ये स्किल सीख ली, किसी भी एरिया में, छोटे कस्बे में, कहीं भी रह रहे हैं आप, अगर आपको ये स्किल आ गई तो आपको वहां के जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी शॉप, जितने भी बिजनेस वाले हैं, सब आपको अप्रोच करेंगे उनकी बिजनेस का प्रचार करने के लिए, उनके बिजनेस का एड रन करने के लिए। फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मेटा एड्स, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सब पे उनका एड रन करने के लिए वो आपको ही अप्रोच करेंगे। और जैसे ही आपको अप्रोच करेंगे, धीरे धीरे आपकी मार्केटिंग, आपकी जान पहचान, आपका डाटाबेस, खुद की आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती चली जाएगी। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका अच्छा खासा क्लाइंटेज बन गया, अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो गई। और इन कामों से आज के डेट में ही 2 लाख से 4 लाख 5 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, खाली यही सारी स्किल्स सीख के। तो अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी स्किल्स पे, जो कि है सेलिंग से रिलेटेड, सेलिंग स्किल, डिजिटल मार्केटिंग। कैसे सेल्स करेंगे, क्या क्या सेल किया जा सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और किस प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन है, कौन सा प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हैं और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, इसको जान लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग स्किल्स पे क्या प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर आप नया प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर समझ लीजिए कि बहुत अच्छी स्किल्स आपने सीख ली है। अगर आपने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करना सीख लिया तो ये स्किल बहुत ही मार्जिन वाला स्किल है और इस वाले सेगमेंट में मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप अगर दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हैं नया, तो देखते हैं कि 4 दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट होता है और अगर 500 रुपया, 1000 रुपया भी कोई कम ज्यादा करता है, इधर उधर करता है, तो कस्टमर दूसरे के यहाँ से जाके खरीद लेता है। मतलब मार्जिन का स्कोप कम हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप रीसेल प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर ढूंढने के बाद में आपको ये नहीं बताना है कि ये प्रोडक्ट मैं कितने का लाया हूं और मैं आपको कितने का बेच रहा हूं। मींस कि आपको वहां पे मार्जिन ज्यादा मिलेगा, आप वहां पे मार्जिन ज्यादा कमा सकते हैं। इसमें आईफोन है, कैमरा है, मोबाइल एक्सेसरीज हैं, लैपटॉप है, यूज्ड कार है, ये सारी चीजें आप आसानी से बेच सकते हैं परचेज करने के बाद में। और आपको मार्जिन कितना है, कितना इसमें आप पैसा कमा रहे हैं, इसको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कितने का खरीदा गया है और आप कितने का बेच रहे हैं। बस डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है और आप उसको कैसे बेच रहे हैं। और एक बात और बता दे रहा हूं, इसका मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे कस्बे में, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, सेकेंड हैंड और यूज्ड प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, आने वाले टाइम पे भी रहेगा। और बहुत सारे स्मार्ट लोग ऐसे हैं जो सेकेंड हैंड सामान के वेट में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब सेकेंड हैंड सामान आएगा, उनके नॉलेज में, उनके नॉन में कोई उनको बेचने के लिए आएगा, मैं फट से जाके उसे खरीद लूंगा। क्योंकि उनको पता है कि इतने का सामान, 2 लाख रुपए का सामान उनको 1 लाख रुपए में 75,000 में मिलने वाला है, तो कितना बड़ा उसमें छूट मिल रहा है। अब ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदे हैं और कितने में आप सेल कर रहे हैं। और जब आप एक बार इस बिजनेस में आ गए तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बेचते जाओगे, आपको कस्टमर मिलते गए, आपने बेचते गए, वही प्रोडक्ट आपको रिपेयर करने के लिए भी आने लगेंगे। जब आपका मार्केट में जान पहचान हो जाएगी, आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी, आपके कस्टमर बन जाएंगे, वही कस्टमर आपको अगर वो प्रोडक्ट खराब होता है तो रिपेयर करने के लिए भी संपर्क करेंगे। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके पास रिपेयर करने के लिए आएगा तो आपको ही पता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ रिपेयर होगा, क्योंकि आपने ही उसे परचेज किया है।
जब आपको प्रोडक्ट रिपेयर करवाना है तो वहां पे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये प्रोडक्ट हम खरीदेंगे कहाँ से? ये प्रोडक्ट आप हर छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह कहाँ भी प्रोडक्ट सेकंड हैंड मिलता है। इसका एक एरिया होता है, इसका एक सेगमेंट होता है। जैसे दिल्ली में करोल बाग, हर जगह आप ये प्रोडक्ट हर छोटे शहर में जाके कहीं से भी खरीद सकते हैं। दूसरा, OLX पे खरीद सकते हैं, फेसबुक के मार्केट प्लेस के पेज से खरीद सकते हैं। OLX ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सामान बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वहां दोनों चीजें होती हैं। और वही प्रोडक्ट यहां से खरीदेंगे और सामने वाले को बेचेंगे। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई खरीद तो लिया, अब बेचेंगे किसको? कौन है खरीदने वाला? वो कहां से मिलेगा? तो आइए वो जान लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? OLX के ही सेलिंग साइड वाले पेज पे जाएंगे, वहां पे सेल करेंगे। फेसबुक के मार्केट प्लेस के सेलिंग वाले पेज पे जाएंगे, वहां से सेल करेंगे। व्हाट्सएप स्टेटस लगा के अपने प्रोडक्ट का अच्छा फोटो खींच के स्टेटस लगा के वहां से सेल्स जनरेट कर सकते हैं, वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसके फोटोज, उसके एडवर्टीजमेंट, उसकी बेसिक चीजें आप अपने उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। वहां से आपको डिमांड आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट कितने का है, इंक्वायरी आ जाएगी। जैसे इंक्वायरी आएगी अपना मार्जिन रख के वहां सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे रीसेल का एक पेज बना सकते हैं, उस रीसेल के पेज पे भी आप उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, वहां से भी आप सेल निकाल सकते हैं, वहां से भी लीड जनरेट करके सेल्स कर सकते हैं। नॉट बट द लीस्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल करने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपने पिच तैयार कर ली, एक बार आपने सेल्स स्टार्ट कर दिया, तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जितने भी यूट्यूब वाले हैं, रील्स वाले, सब लोग अपने एड्स रन कराते हैं, अपने कोर्सेस बेचते हैं। आप कोर्स बना के कोर्स बेच सकते हैं, PPT बेच सकते हैं, जिम प्लान, जिम गाइड के क्लिप्स बना के बेच सकते हैं, रील्स बना के बेच सकते हैं, प्लान भी बना के बेच सकते हैं, उसकी चेकलिस्ट बना के बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। आप बस सेल करने के लिए आपको स्किल सीखनी है, आपको वो चीज सीखनी है। एक बार आप सीख गए तो आप क्या क्या बेच देंगे, कहाँ कहाँ बेच देंगे, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो बस आप ये स्किल्स जरूर सीखिए इस साल। तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे सेगमेंट में। चौथा स्किल्स जो हमें सीखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आने वाले टाइम पे, और इवन आज भी ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है लाइफ में, इवन आप ये समझिए कि अपनी जिंदगी का ये हिस्सा बनता जा रहा है। AI प्लस AI ऑटोमेशन। तो इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि AI प्लस AI ऑटोमेशन है क्या। AI का जो पूरा हम इसको नाम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसी मशीन जो सोच सकती है, एनालिसिस कर सकती है, लिख सकती है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऑटोमेशन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो ऑटोमेट होता हो, जो रिपीट होता हो। एक ऐसा काम, एक ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक आप सेट कर दिए हैं तो वो रिपीट होती रहती है। जहां पे उसको रिपीट होने की आवश्यकता है, वो ऑटोमेटिक वो काम रिपीट होते होते चलती रहती है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ AI प्लस ऑटोमेशन, कि एक ऐसी मशीन जो ना थकती है, ना रुकती है, और बार बार जहां रिपीट होने की आवश्यकता है, पहले सोचती है, लिखती है, समझती है, उसके बाद ये ऑटोमेट होती है। मींस ये रिपीट होती रहती है। जो भी काम आपको करवाना है, आपने एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। इसको उदाहरण के लिए समझा देता हूं। जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपको फट से रिप्लाई आ जाता है कि आई एम बिजी और थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। आप कोई मेल करते हैं तो वहां से आपको मेल आ जाता है। तो ये एक सेटिंग करनी होती है। ये बल्क मेल और बल्क मैसेजेस पे भी अप्लाई होता है। ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करता है। दूसरा, आपने कोई अगर फॉर्म भरा, ऑनलाइन कोई फॉर्म भरा, तो उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक डाटाबेस में, एक्सेल में कन्वर्ट होकर सेव हो जाता है। तीसरा, आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसकी इनवॉइस जनरेट करके दे देता है, और ये चीज ऑटोमेटिकली होता है। जब आप AI ऑटोमेशन पे उसको सेट कर देंगे तो ये काम ऑटोमेटिकली होता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास ऐसा थोड़ी है कि एक दो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं दिन भर में।
उनके पास हजारों लाखों प्रोडक्ट जो कि ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, तो वो ह्यूमन को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। इसलिए एआई का उपयोग होने लगा है और एआई उसको आसानी से मैनेज कर रही है और बहुत ही तेज तरीके से कर रही है, बहुत फास्ट कर रही है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे। अब आज के समय में एआई सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपका टाइम बचाती है। जो काम आप 2 घंटे में करते थे वो काम आप 2 मिनट में ही कर ले रहे हैं। जैसे एक कंप्यूटर 2 घंटे में कोई फोटो बनाता है, वही काम ये 2 मिनट में करके दे देती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। अगर आप जॉब परस्यू कर रहे हैं, आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छी कंपनी आपको हायर कर सकती है। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपने ये स्किल्स नहीं सीखी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को चाहेंगी कि वो एआई सीखें और एआई ट्रेंड हों। इसलिए ये सीखना जरूरी है आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम पे तो ये हर जगह आपको दिखाई देगा। इसलिए एआई सीखना जरूरी है। वहीं पे आप ये देखेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप जब एआई को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो बहुत सारी चीज ऑटोमेट हो जाएंगी, तो आपका बिजनेस स्केल अप हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। जहां आप 100 यूनिट बेचा करते थे, वहां 1000 यूनिट, 1500 यूनिट, 2000 यूनिट भी बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आपके ऑटोमेटिकली होने लगेंगे एआई से। तो अब बात आती है कि एआई ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो एआई के लिए आपको पहले तो चैट जीपीटी सीखनी है, गूगल जेमिनी सीखनी है, कैनवा एआई सीखनी है, माइक्रोसॉफ्ट एआई सीखने हैं प्रॉम्प्टिंग के लिए। अगर एआई प्रॉम्प्टिंग आ गया, आपको कमांड देना आ गया, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आ गया, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है। वहीं पे अगर एआई प्रोडक्टिविटी आपको सीखनी है, तो इन सब चीजों के साथ साथ आप क्या कर पाएंगे? कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, ईमेल ऑटोमेशन, सेल्स प्लान, ये सारी चीजें आप एआई के माध्यम से सीख सकते हैं और एक प्रोडक्टिव पर्सन, एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। तो अब इसके बाद हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्किल्स को अच्छे से सीखिए और पूरे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए। फाइनेंशियल स्किल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे और इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। जो पहला होता है वो पर्सनल फाइनेंस है, उसको खुद को फाइनेंस करने के क्वालिटीज सीखनी है। दूसरे में सेविंग और इन्वेस्टिंग सीखनी है। तीसरे में आपको डिजिटल फाइनेंस सीखना है और चौथे में बाय नाउ पे लेटर सीखना है। तो इस 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे फाइनेंशियल स्किल्स को। तो आइए हम पहला जो है पर्सनल फाइनेंस, उसको पहले समझ लेते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहले सीख लेते हैं कि इनकम बजट बनाना। इनकम बजट बनाने से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि 50-30-20 का रूल होता है, मींस कि 50% आपको बेसिक नीड्स के लिए खर्चा करना है, जो भी आपकी इनकम है, 30% आपको वांट्स के लिए खर्चा करना है, अपने शौक के लिए खर्चा करना है, और कमाई का 20% आपको इन्वेस्ट करना है। तो इनकम बजटिंग आपको करना है पर्सनल फाइनेंस में। दूसरा आपको इसमें सीखना है एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल करें। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि ओवर एक्सपेंस कर रहे हैं, जितनी हमारी कमाई नहीं है उससे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं। तो आपको एक्सपेंस मैनेज करके और उसके स्किल्स सीखनी है। तीसरा आपको इमरजेंसी फंड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बनाएंगे। इमरजेंसी फंड आपको 3 से 6 महीने का बनाना है और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी आपदा में कैसे भी करके कोई इमरजेंसी आ गई तो आपकी जितनी भी सेविंग है, आपने जितना भी पैसा आपने बचा के रखा है, वो सारे पैसे एक ही बार में खर्चा हो सकता है। इसलिए 3 से 6 महीने के जो भी आपकी खर्चे होने हैं, 3 से 6 महीने में जो आपको लग रहा है कि खर्चे होने वाले हैं, उसका जो है प्लान करके, उसकी बजट करके इमरजेंसी फंड्स जरूर इकट्ठा करें। और चौथा हम इस पॉइंट को कवर करेंगे, डेप्ट मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने लोन ले रखा है, तो चाहे वो पर्सनल लोन हो या कोई और लोन हो या कोई क्रेडिट कार्ड का लोन हो, ये समझना जरूरी है कि डेप्ट मैनेजमेंट कैसे करना है लाइफ में। जिसने भी पर्सनल फाइनेंस सीख लिया, वो समझ लो जिंदगी की आधी लड़ाई, आधा बैटल तो वहीं जीत लिया।
क्योंकि अगर आप पर्सनल फाइनेंस नहीं सीखोगे तो आप चाहे कितना भी कमाई कर लो, कितना भी कमा लो, आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग इंक्रीज नहीं हो पाएगी जिस रेशियो में आप चाहते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस सीखना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको इनकम बजटिंग, एक्सपेंसेस कंट्रोल और डेप्ट मैनेजमेंट और इमरजेंसी फंड, ये चारों चीज़ आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आप समझ लीजिए पर्सनल फाइनेंस आपको आ गया, आप सीख चुके हैं। और सीखेंगे कैसे? आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए, सीखते हैं और ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, उसको कैसे सीखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेविंग इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आज भी हैं जिनको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस नहीं पता है, अंतर नहीं पता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही आसानी से मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ। सेविंग का मतलब है कि पैसे को सेव करना, सेफ गार्ड करना, मनी को सेव करना। दूसरा इन्वेस्टिंग का मतलब है कि पैसे को ग्रो करना, पैसे को इन्वेस्ट करना ताकि वो ग्रो हो सके। क्योंकि अब आगे इतनी तेज फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में इतनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, केवल सेविंग से काम नहीं चलने वाला है। आप अगर केवल सेव करते जाएंगे पैसा तो आप उस रेस में पीछे छूट जाएंगे, जिस रेस से, जिस स्पीड से, जिस तेजी से दुनिया बढ़ रही है। तो आपको सेविंग के साथ साथ आपको इन्वेस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आप कैसे सीख सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आप बस इस चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है आपको? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करना सीखना है, आपको SIP के माध्यम से जाना है, रिस्क मैनेज करना है, स्टॉक मार्केट सीखनी है, इन्फ्लेशन सीखना है, इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे करेंगे, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर ना हो आपके बजट से, आपकी इनकम से, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो अब हम तीसरा सेगमेंट अपना सीख लेते हैं इसमें कि डिजिटल फाइनेंस क्या होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास जो भी पैसा है सब डिजिटल हो चुका है। UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचेंगे हम, और क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, सिविल स्कोर आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको डिजिटल फाइनेंस में सिखाई जाती हैं। ये चीज आपको डिजिटल फाइनेंस में सीखने को मिलेंगी। सिविल स्कोर क्या है और क्रेडिट स्कोर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ ब्रीफ में। जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं जब हमारी जॉब लगती है तो जितनी भी कंपनियां हैं सब क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, कहीं गलती से आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, आपकी सिविल खराब हो सकती है। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये आपको उस समय नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, तब वहां पे आपको उसका इम्पैक्ट दिखता है कि जब आपकी सिविल स्कोर खराब हो जाती है, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, फिर आपको अच्छे जो टॉप रेटेड बैंक्स हैं वो आपको लोन उस रेट पे नहीं देते हैं, इवन देते भी नहीं हैं अगर आपका सिविल खराब है, स्कोर डाउन है तो। फिर आपको NBFCs के पास जाना पड़ेगा, वहां पे आपको रेट जो ROE हो महंगा पड़ेगा, आपको महंगे रेट पे आपको लोन लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप सिविल स्कोर आपका सिविल डाउन है तो आपको इवन लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और लास्ट में हम सीख रहे हैं BNPL क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसका इस्तेमाल और इसका सही से इस्तेमाल अगर आपने अपनी लाइफ में नहीं किया तो आपका बजट खराब हो सकता है, आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर वही बात आएगी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया आपका हो गया, बजट खराब हो गया। इसलिए इसको सही से इस्तेमाल करिए कि जितना आपको खरीदना है, अगर आप अभी खरीद रहे हैं, पे बाद में कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली साइकोलॉजी है कि आपकी परचेजिंग ज्यादा हो जाएगी। आप जो चीज जरूरत नहीं है, जो चीज आपको नेसेसरी नहीं है उस समय, वो चीज भी आप खरीद लेते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपका जो मंथली इनकम है उसमें आपका बजट खराब हो जाता है फिर लास्ट में। तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है आज के टाइम पे। और इसीलिए जो डिजिटल फाइनेंस समझता है, सीख जाता है, वो आज के दौर में जितने फ्रॉड चल रहे हैं, जितने फ्रॉड होने से बच जाते हैं, उसके शिकार होने से बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए आज के दौर में ये चीज बहुत जरूरी है। तो लास्ट में मैं अपनी तरफ से फाइनेंशियल स्किल का एक फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ। अर्न स्मार्टली, सेव स्मार्टली,
इन्वेस्ट स्मार्टली और उस इन्वेस्टमेंट को सेव स्मार्टली। फ्रॉड से बचाइए, प्रोटेक्ट स्मार्टली। और जब आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपना पैसा, तभी आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, और वो कौन सी ऐसी चीज, वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा के वीडियो बनाया है और बहुत सारे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें मैंने शेयर किया है। और लाइफ में ग्रो करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।